हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर, मींस अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो एसी जनरेटर क्या होता है ये, इसके बारे में हम 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। एन एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसी डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इन्वेंट किसने किया था इसको? निकोला टेस्ला। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी हम किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज करते हैं तो फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाती है। और फ्लक्स चेंज करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं? फ्लक्स होता है हमारे पास बी ए कॉस थीटा। तो या तो बी को चेंज करें या ए को चेंज करें या थीटा को चेंज करें। तो इसमें जो हम डिवाइस इस डिवाइस में हम क्या करते हैं? हम थीटा को चेंज करते हैं। द रोटेशन ऑफ द कॉइल causes the magnetic flux through it to change so as EMF is induced in the coil। कॉइल को रोटेट करते हैं तो क्या होता है? थीटा चेंज हो जाता है। थीटा मतलब बी और ए के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो उससे जो है हमारा फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और जिसकी वजह से ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होता है। कंस्ट्रक्शन समझ लें इसकी। कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल माउंटेड ऑन ए रोटर शाफ्ट। ये एक कॉइल है, ये जो आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ये सिंगल टर्न की नहीं होती है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं इसमें, इस कॉइल में। देन the axis of rotation of the coil is perpendicular to the direction of magnetic field। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे, नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। The coil, which is called armature, is mechanically rotated in the uniform magnetic field by some external means। इस कॉइल को हम मैकेनिकली रोटेट करते हैं, किसी भी मीन से रोटेट कर सकते हैं, पानी से रोटेट कर सकते हैं, स्टीम से रोटेट कर सकते हैं, या किसी और मीन से हम इसको रोटेट करते हैं। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या होता है? ये इसका एंगल चेंज होता है और एंगल चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है। The ends of the coil are connected to an external circuit by means of slip rings and brushes। ये जो इसके ends हैं, ये वाला पहली वाली स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, दूसरा एंड जो है वो दूसरी स्लिप रिंग से कनेक्टेड है, और ये ब्रशेस के थ्रू जो है ये यहाँ पर जो भी लोड है उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। When the coil is rotated with a constant angular speed ओमेगा, इस कॉइल को हम एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करते हैं। एंगुलर स्पीड क्या होती है? द एंगल डिस्क्राइब्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड, या हम इसको लिखते हैं थीटा अपॉन टी। देन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल चेंज होगा ये, और एट एनी इंस्टेंट टी उसको हम मान लेते हैं कि कितना है? ओमेगा टी। किसी भी टाइम पे हमने लिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसका जो एरिया वेक्टर है उसका हमने एंगल लिया है कितना? थीटा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये कैसे निकाला है हमने? इस रिलेशन से निकाला है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। और हमने क्या माना है कि शुरू में t इज इक्वल टू 0 पे एंगल 0 था, यानी कि स्टार्टिंग में ये तो है एट t इज इक्वल टू टी टाइम पर है ये एंगल जो थीटा है। और स्टार्टिंग में जो कॉइल जो है वो ऐसे रखी हुई थी, तो स्टार्टिंग में जो एरिया वेक्टर था वो ऐसे था एट टी इज इक्वल टू 0, यानी कि बी और ए जो है सेम डायरेक्शन में थे। फिर हमने इसको रोटेट किया है तो टी टाइम में इसने इतना एंगल थीटा प्रिस्क्राइब किया है जो कि इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो टी टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? इस पे फ्लक्स विल बी इक्वल टू एन बी डॉट ए, क्योंकि इसमें एन टर्न्स हैं। हम फ्लक्स लेते हैं बी डॉट ए, एन टर्न्स हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन बी डॉट ए वी गेट एन बी ए कॉस थीटा, और वी गेट एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो अब जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं? दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, और वी राइट माइनस डी बाई डी टी
In place of phi b you can write NBA cos omega t. N is constant, number of turns, B is also constant, area of the coil is also constant. एरिया को भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ ये वेरिएबल टर्म बचती है. इट मीन्स माइनस NBA and d by dt of cos omega t, or we get it equal to minus NBA cos omega t का डिफरेंशिएशन करेंगे, you will get minus sin omega t and multiplied by omega, or we get E is equal to NBA sin omega, NBA omega sin omega t. इसका मतलब कितना मिलता है हमको, EMF that is equal to NBA omega sin omega t. इस EMF में क्या बात है, ये चीज चार चीज तो कांस्टेंट है, लेकिन ये लगातार चेंज हो रहा है, यानी कि हमको जो है कैसा EMF मिलेगा, अल्टरनेटिंग, स्टेबल नहीं होगा, अल्टरनेटिंग, यानी कि लगातार उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है. तो जो इंस्टेंटेनियस EMF है कितना है, वो E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा t. ये चार टर्म्स कांस्टेंट है, ये एक टर्म वेरिएबल है, और जब ये टर्म जो है साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब साइन 90 डिग्री है. तो अगर हम थीटा को 1 ले लें, थीटा इट मीन्स ओमेगा t दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी गेट E is equal to NBA omega, and that is the maximum value of EMF produced with this coil. तो ये NBA omega maximum value है, कब होती है ये, sin omega t is equal to plus minus 1. अगर प्लस हो 1 हो या माइनस 1 हो, माइनस 1 हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पोलरिटी चेंज हो जाएगी. अगर हम इसको E नॉट से डिनोट करें, किसको, NBA ओमेगा को, तो हम क्या लिख सकते हैं, E is equal to E नॉट sin omega t. So that is value of EMF which is known as alternating EMF. Alternating EMF means the EMF which changes its magnitude continuously and the direction also changes periodically. क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन का फंक्शन है ये, साइन फंक्शन वेरीज बिटवीन 1 and -1 and the polarity of the EMF changes with time. तो अगर EMF चेंज होगा तो क्या होगा, करंट भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी. करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस. तो अगर EMF चेंज होगा लगातार तो करंट भी लगातार चेंज होगी, और EMF की पोलरिटी चेंज होगी तो क्या होगी, करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी. तो हमें क्या मिलता है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस पीरियडिकली and therefore the current is called alternating current. ये जो EMF है इसको हम alternating EMF कहते हैं. अगर हम करंट निकालेंगे इससे तो करंट क्या होगा, E अपॉन R, जो भी हमने रेजिस्टेंस लगाया है, तो हम लिखेंगे E नॉट साइन ओमेगा t अपॉन R, या हम लिख सकते हैं E नॉट अपॉन R इंटू साइन ओमेगा t, या लिखेंगे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t. तो जैसे हम EMF को लिखते हैं साइन फंक्शन के फॉर्म में, उसी तरह से हम अल्टरनेटिंग करंट को भी साइन फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं. इसमें E नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, इसमें I नॉट मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. ओमेगा को हम और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड. तो उस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर कॉइल, कि हम उसको कैसे रोटेट कर रहे हैं, कितनी तेजी से रोटेट कर रहे हैं. अल्टरनेटिंग EMF का और करंट का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हम देख रहे हैं ये अल्टरनेटिंग करंट EMF है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये है. अगर ओमेगा टी को 0 रखेंगे तो E 0 है, ओमेगा टी 90 है तो E मैक्सिमम है, ये जो वैल्यू है दैट इज E नॉट विच इज NBA ओमेगा. फिर जो है 180 पर फिर 0, देन 270 पे कितना हो जाएगा, ये डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी, माइनस E नॉट, इट मीन्स माइनस NBA ओमेगा. देन 360 पे अगेन 0. अकॉर्डिंगली अगर हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इसमें R रेजिस्टेंस, तो हम करंट निकाल सकते हैं. ये करंट यहाँ पे 0, फिर 90 पर दिस इज पाई बाई 2, 90 पे करंट जो है मैक्सिमम हो गई, और फिर पाई पर 0, देन 3 पाई बाई 2,
again maximum in the opposite direction, and then again 0. This is one complete cycle of current. तो ये जो कॉइल का वन रोटेशन था, इसको हम डिफरेंट स्टेजेस से भी समझ सकते हैं। ये हमने E निकाला है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। ठीक है, तो ये जब 0 डिग्री है, 0 डिग्री क्या है, थीटा। दिस थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 180, 270 और 360, यानी कि एक रोटेशन पूरा कंप्लीट हो गया। एक रोटेशन में मान लीजिए t टाइम लगता है, t इज द टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन, या टाइम पीरियड बोल सकते हैं। सिंपली टाइम पीरियड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है। तो 90 जब डिग्री एंगल हुआ तब t/4 यानी कि 1/4 रोटेशन हो गया, फिर हाफ हो गया, फिर 3/4 हो गया, और फिर कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो कॉइल की अगर हम पोजीशन देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, B। कॉइल कैसे रखी हुई है, ऐसे परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, यानी कि थीटा इज 0। इसके बाद हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, कैसे रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो ये कॉइल अब कैसी हो गई है, 1/4 रोटेशन के बाद पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे हो गया, इस डायरेक्शन में। इट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। फिर हमने कॉइल को रोटेट किया है, और तो अब कॉइल जो है फिर से परपेंडिकुलर हो गई है, लेकिन पी क्यू आर्म ऊपर है। अभी इसमें पी क्यू आर्म नीचे थी, अब पी क्यू आर्म ऊपर है, हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इट मीन्स 180। देन अगेन 1/4 रोटेशन किया है, तो पी क्यू आर्म इधर आ गई, इट इज अगेन इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी, and area vector is along this direction। तो हम देख रहे हैं एरिया वेक्टर कैसे कैसे, पहले ऐसे था, फिर 190 डिग्री टर्न हो गया, बी की डायरेक्शन सेम है, फिर 180 टर्न हो गया, फिर 270 टर्न हो गया, और उसके बाद अगेन एरिया वेक्टर एंड बी इन सेम डायरेक्शन, 130 टर्न हो गया, 360 टर्न हो गया, इट इज इन सेम डायरेक्शन। तो अगर हम ये वैल्यू थीटा की सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो हमें क्या मिलता है, स्टार्टिंग में EMF 0 when theta is 0, when theta is 90 EMF is maximum, when theta is 180 then EMF becomes again 0, theta is 270 तो sin 270 की वैल्यू नेगेटिव -1, तो मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई है, पोलैरिटी जो है वो चेंज हो गई है। एंड देन अगेन वन रोटेशन के बाद 360 डिग्री पे अगेन इट इज 0। तो ये जो EMF है ये लगातार क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है पीरियडिकली। तो दिस EMF is called alternating EMF and the corresponding current is called alternating current, and therefore this generator is known as AC generator, alternating current generator। अब ये जनरेटर में मेन चीज क्या थी, हमें कॉइल को रोटेट करना था मैकेनिकली। ठीक है, किस लिए, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए। अब ये रोटेट कैसे करते हैं हम, कमर्शियली जब हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी इन कमर्शियल जनरेटर्स, द मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ द आर्मेचर is provided by water falling from a height, for example from dams। डैम्स बनाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं उसमें, और वहां से हाइट से जब पानी गिरता है तो उस पानी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, जो कि उस आर्मेचर कॉइल को रोटेट करती है, और रोटेट करती है तो फिर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, वाटर, so these are called hydroelectric generators। ठीक है, क्योंकि हम वाटर यूज करते हैं तो इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है या कम होता है। दूसरा तरीका क्या है, वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम यूजिंग कोल और अदर सोर्सेस। अगर हम कोयला जला के, कोल लेके और उससे पानी को गर्म करते हैं और पानी की क्या बना देते हैं, स्टीम बना देते हैं, तो उस स्टीम को हाई प्रेशर पे अगर हम कॉइल के ऊपर डालते हैं तो क्या होगी, वो कॉइल रोटेट होगी। तो इसमें इन पावर स्टेशंस को क्या बोलते हैं, थर्मल जनरेटर्स। यहाँ पे हमने हीट किया है तो थर्मल जनरेटर्स, लेकिन इनमें इनसे जो है पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। अब इसमें हीट करने में ही, वाटर को स्टीम से कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट को हमने कोल से कर सकते हैं या कोई और सोर्स ले सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल। अगर हमने न्यूक्लियर फ्यूल ले लिया है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेटर। ठीक है,
लेकिन ज़्यादातर जनरेटर्स में क्या करते हैं, हम कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको रोटेट करते हैं। कॉइल को रोटेट करने की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट को रोटेट किया जाता है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है इसकी रोटेशन की, दैट इज 50 हर्ट्ज, यानी कि जो हमको अल्टरनेटिंग करंट मिलती है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको हम लिख सकते हैं I नॉट साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी। दिस फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन कर लेते हैं। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कॉइल इज 8 सेंटीमीटर विच इज 8 इंटू 10⁻² मीटर एंड 20 टर्न्स, कैपिटल N इज 20, ठीक है, इज रोटेटेड अबाउट ए वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड है 50 रेडियन पर सेकेंड। और कैसे रोटेट कर रहे हैं हम उसको, अबाउट ए वर्टिकल डायमीटर। ये अगर कॉइल है सर्कुलर कॉइल तो ये इसका वर्टिकल डायमीटर है, इसके अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं। इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10⁻² टेस्ला। फील्ड इज गिवन 3 इंटू 10⁻² टेस्ला और डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे है। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज EMF। तो हमको पहले निकालना है E मैक्सिमम। E मैक्सिमम कैसे निकालते हैं हम, E की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको हम लिखते हैं NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और मैक्सिमम कब होता है, जब ये 90 डिग्री है। इट मीन्स NBA ओमेगा, या हम लिख सकते हैं NBA। N हमको गिवन है, B गिवन है, ओमेगा गिवन है, A क्या है, सर्कुलर कॉइल है ये, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। So we will get E maximum is equal to 20 into 3 into 10⁻², 3.14 into 8 into 10⁻² का स्क्वायर into ओमेगा that is 50। इसको सॉल्व कर लेंगे, we will get 0.603 वोल्ट, that is E maximum। जो E की मैक्सिमम वैल्यू है that is 0.603 वोल्ट। दूसरा पूछा है एवरेज EMF। अब हमने देखा है EMF जो है ऐसे वेरी कर रहा है ये एक साइकिल के लिए। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, एवरेज 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू एक पूरे सर्किल के लिए, एक पूरे साइकिल के लिए जो है वो 0 होती है। इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं हम, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, E एवरेज दैट विल बी इक्वल टू 0 फॉर ए साइकिल। एक साइकिल के लिए जो है एवरेज वैल्यू वो 0 है। Then if the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, अगर हमें रेजिस्टेंस कॉइल का गिवन है कितना है 10 ohm, then calculate the maximum value of current in the coil। तो I की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है उसको R से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स 0.603 डिवाइडेड बाय 10, you will get 0.0603 ampere। The maximum value of current will be 0.0603 ampere। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 6 जो है वो खत्म होता है। इसमें हमने दो मेन क्वांटिटीज पढ़ी हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से और सेल्फ इंडक्टेंस को L से। दोनों ही इंडक्टेंस हैं, सेम क्वांटिटी है, केवल क्या है प्रोसेस का फर्क है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास दो कॉइल होती है, एक में करंट चेंज करते हैं, दूसरी में जो है फ्लक्स चेंज होता है और EMF डेवलप होता है। इसमें एक ही कॉइल होती है सेल्फ इंडक्टेंस में, उसी में करंट चेंज करते हैं तो उसी में बैक EMF डेवलप होता है। ठीक है, यूनिट्स दोनों की सेम है, हेनरी, जिसको हम लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर। डायमेंशंस भी दोनों की सेम है और फॉर्मूला जो है थोड़ा सा है वो अलग है। इसमें हम क्या लेते हैं E1, E1 मीन्स EMF इन फर्स्ट कॉइल, और करंट किस में चेंज कर रहे हैं, सेकेंड कॉइल में। अगर हम फर्स्ट में चेंज करें तो सेकेंड में EMF प्रोड्यूस होगा, उसको हम लिखेंगे -M21 dI1/dt। ठीक है, इसके अलावा हम इसको जो है फ्लक्स की फॉर्म में भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड कॉइल, इट इज इक्वल टू M21 into current in the first coil, या flux linked with the first coil is equal to M12 into current in the second coil।
इसकी डेफिनेशन, इसकी जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। EMF भी उसी में प्रोड्यूस हो रहा है और करंट भी उसी कॉइल में चेंज कर रहे हैं। या हम लिखते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू आई। फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल दैट इज इक्वल टू L टाइम्स करंट इन द कॉइल। इसमें जो कंफ्यूजन होता है या ज़्यादातर गलतियां होती हैं वो होती है अगर पूछा जाए व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो टर्म्स हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम नाप सकते हैं और जो कि कॉइल के डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है, फिनोमिना है वो एक, कि जो हम जो है कॉइल में चेंज कर रहे हैं करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और जो क्वांटिटी है उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। इसी तरह से सेल्फ इंडक्शन भी एक प्रोसेस है, process of producing the current in same coil, inducing the current in same coil by changing the current in the same coil. And self inductance, that is a physical quantity जिसको कि हम नाप सकते हैं, जो कि coil के dimensions पर डिपेंड करती है। तो इन दोनों चीजों में ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इंडक्शन क्या है और इंडक्टेंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।